हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 14 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल हैं इन्वायरमेंट रिलीफ फंड 2024, इसके साथ ही कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, ग्लोबल रेमिटांस, कांडला पोर्ट, यूडाइस रिपोर्ट और इसके साथ ही जो ग्रीन हाइड्रोजन हब की हाल ही में स्थापना की गई उसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, consider the following features of the Environment Relief Fund Scheme 2024। सो यहाँ पर पर्यावरण राहत कोष संशोधन जो योजना है 2024 उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कंपनसेशन इज पेड टू विक्टिम्स ऑफ hazardous chemical exposure। Second, funds are invested in public financial institutions to ensure liquidity. And third, it mandates that SPCBs allocate 10% of the fund for public awareness programs. And fourth, the scheme applies to cases registered under the Public Liability Insurance Act 1991। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, इन्वायरमेंट रिलीफ फंड 2024 से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर केवल 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। सो पर्यावरण राहत कोष योजना 2024 जो है ये अभी हाल ही में काफी चर्चा में रही है क्योंकि इसके निधि प्रबंधन और उपयोग को लेकर इसमें कई सारे बदलाव किए गए। आप देख सकते हैं। So the scheme compensates victims, invests fund in public institutions, and applies to cases under the Public Liability Insurance Act 1991. And there is no specific mandate for allocating 10% to awareness programs. और ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसका उद्देश्य है टू इम्प्रूव फंड मैनेजमेंट, इंश्योर इफिशिएंट डिस्पर्समेंट एंड एनहांस इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन एफर्ट्स। इसके साथ ही इसमें बदलाव ये किया गया है कि जो सीपीसीबी है उसको अपॉइंट किया गया है एज अ फंड मैनेजर फॉर 5 years, रिप्लेसिंग यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। पर्यावरण राहत कोष योजना के तहत जो कार्य हैं जिन पे पर्यावरण से संबंधित कई कार्य किए जाने होते हैं उनमें शामिल है ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसको कम करना, साथ ही जो वनों का क्षेत्रफल है वो बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल जो है उसको बढ़ाना, इसके साथ ही जो कृषि उत्पाद के विकास है उनको बढ़ावा देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which ministry launched the cashless treatment scheme for road accident victims? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम ये शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। आप देख सकते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लॉन्च्ड अ कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर road accident victims, and the scheme will cover all road accidents caused by motor vehicles, implemented through an IT platform combining EDAR and NHA systems. A pilot program started in Chandigarh in 2024 and expanded to 6 states, focused on providing timely medical care during the golden hour. And these initiatives include advanced driver assistance systems for trucks,
E-Rickshaw Safety Guidelines, Vehicle Tracking Devices, and a Driver Training Institute. So, faceless services for vehicle registration and monitoring will be standardized nationwide by March 2025. So, ये योजना जो है, इसके तहत अब सभी सड़क दुर्घटना पीड़ितों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। और आपने देखा कि जो पीड़ित होंगे उनको कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक दुर्घटना पर 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपीस तक का जो उपचार लागत है वो कवर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी बात यह है कि पुलिस को दुर्घटना के बारे में 24 घंटे के भीतर सूचित करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding global remittance in 2024. यहाँ पर 2024 में जो वैश्विक धन प्रेषण है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया इज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटांसेस ग्लोबली फॉलोड बाय मैक्सिको एंड चाइना। And second, India accounts for more than 10% of the global share of remittances, reflecting its significance in global remittances flow. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है रेमिटांसेस से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इंडिया जो है वो टॉप रेसिपिएंट है। आप देख सकते हैं India remains the largest recipient of global remittances in 2024, receiving $1.29 billion, which accounts for 14.3% of the global share as per the World Bank report. So, India continues to lead as the top recipient of global remittance in 2024, जिसकी वैल्यू है $1.129 बिलियन, फॉलोड बाय मैक्सिको जिसका जो टोटल वैल्यू है वो है $68 बिलियन, एंड देन चाइना $48 बिलियन। So India's share of global remittance in 2024 stands at 14.3%, significantly exceeding 10%. And this highlights its dominant position in global remittance flows. आप ध्यान रखेंगे जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो हैं इंडिया, मैक्सिको एंड चाइना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कांडला पोर्ट। सो यहां पर कांडला पोर्ट से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कांडला पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग। Second, it is located on the western coast of India in the state of Gujarat. And third, Kandla Port was developed as a substitute for the Karachi port after India's independence. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कांडला बंदरगाह से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जबकि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। सो करेक्ट स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं कांडला पोर्ट इज नॉट द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इन मुंबई होल्ड्स दैट डिस्टिंक्शन। इसके साथ ही कांडला पोर्ट की बात करें तो पहले इसका नाम कांडला पोर्ट था, बाद में इसका नाम जो है वो चेंज किया गया और अब इसको हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं। सो दिस पोर्ट इज सिचुएटेड इन द कांडला क्रीक एंड इज 90 किलोमीटर्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात
and it is protected natural harbor and also recognized as one of the major ports in India. सो आपने देखा कि कांडला पोर्ट जो है इसको अब ऑफिशियली दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं. And this port was constructed in the 1950s as the chief seaport serving western India. बाद में ये फंक्शनल हुआ है 1952 से और इसको जो रीनेम किया गया वो किया गया 2017 में अंडर द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding Unified District Information System for Education Plus. So यहाँ पर यूडाइस रिपोर्ट से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है द यूडाइस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. And second, the 2023 and 2024 UDICE report shows a decline in students' enrollment. And third, the number of schools covered under UDICE Plus has increased in the 2023 and 24 report compared to previous years. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. आपको बताना है UDICE रिपोर्ट से संबंधित यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. आप देख सकते हैं. सो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज्ड द यूडाइस रिपोर्ट फॉर 2022-23 and 2023 and 24 highlighting a sharp decline in student enrollment and the number of schools covered. So the number of schools covered under UDICE Plus decreased from 15.58 lakh in 2017-18 to 14.71 lakh in 2023 and 24, with most of the reduction seen in government schools. So आपने देखा कि जो enrollment है उसमें भी काफी decline देखा गया है. So enrollment fell from 26.36 crore to 25.17 crore in 2022-23 and 24.8 crore in 2023 and 24. इसके साथ ही गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम बात करें तो वहां पे जो एनरोलमेंट ड्रॉप हुआ है वो हुआ है बाय 5.59% एंड इन प्राइवेट स्कूल्स 3.67%. इसके साथ ही कुछ ऐसे स्टेट्स काफी चर्चा में रहे इस रिपोर्ट में जहां पे सबसे ज्यादा एनरोलमेंट डिक्लाइन देखा गया है. उन स्टेट्स में फर्स्ट प्लेस पर है बिहार, सेकंड उत्तर प्रदेश एंड थर्ड महाराष्ट्र. सो यूडाइस जो रिपोर्ट है it is one of the largest management information system by the Ministry of Education covering 14.72 lakh schools and 98.08 lakh teachers and also 24.8 crore children. So आपने देखा जो UDICE रिपोर्ट है इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट और ये जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Where did PM Modi launch India's first green hydrogen hub under the National Green Hydrogen Mission? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां पर लॉन्च किया. आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम या फिर बेंगलुरु. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो ये लॉन्च किया गया विशाखापट्टनम में.
आप देख सकते हैं, on 8th of January 2025, PM Modi inaugurated and led the foundation for projects worth over 2 lakh crore rupees in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So इसका टारगेट है 1500 tons per day of green hydrogen and 7500 tons per day of green derivatives, जिनमें शामिल है green methanol, urea and aviation fuel. So PM Modi also emphasized Andhra Pradesh's ambition to become a $2.5 trillion economy by 2047, aligning with the Swarna Andhra at the rate 2047 initiative. इसके साथ ही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया जनवरी 2023 में, and the Ministry of New and Renewable Energy is implementing this mission with a target to achieve a production capacity of 5 million ton per annum of green hydrogen in the country by year 2030. इसके तहत एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसको हम साइट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, और इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन. So this program will provide incentives for manufacturing of electrolyzers and the production of green ammonia. इसके साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित बहुत सारी स्कीम्स हैं या इनिशिएटिव्स हैं जो कि चलाई जा रही हैं, जिनमें शामिल हैं पीएम कुसुम योजना, रूफटॉप सोलर स्कीम, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, इसके साथ ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ऑल्सो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन. सो आप ध्यान रखेंगे, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये शुरू किया गया है जनवरी 2023 से. सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.